हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मैं नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सेमेस्टर 5 में जो भी बच्चे हैं, चाहे वो बीए प्रोग्राम में है चाहे ऑनर्स में, उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं। अब हम आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज को तुम्हारा कंसेप्ट वाला लेसन नंबर 4 मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इस चैप्टर की शुरुआत मैंने करी थी प्रीवियस वीडियो में, जहां पे मैंने दिया था कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है उसका इंट्रो। दूसरा मैंने समझाया था कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन में क्या फर्क होता है, यानी क्या डिफरेंस होता है और क्यों हमने बनाई थी इस फॉर्म की मार्केट। तो चलो स्टार्टिंग समझते हैं। आज हम बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में और लास्ट में एक चीज और देखेंगे, वो क्या कि एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व कैसा होता है। तो चलो अब शुरू करते हैं फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से। तुम सब जानते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसी फॉर्म ऑफ मार्केट है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, साथ साथ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी होते हैं। यानी कि बहुत ज्यादा बायर्स मिलेंगे आपको मार्केट में और बहुत ज्यादा कंज्यूमर्स भी मिलेंगे। बायर्स भी और सेलर्स भी दोनों मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो, तो पहला फीचर हमारा यही है और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स इन द मार्केट। मतलब एक ऐसी फॉर्म ऑफ मार्केट होती है जहां पे बहुत सारे खरीदने वाले लोग भी होते हैं और बेचने वाले लोग भी होते हैं। अब एक बात और समझते हैं यहाँ से की बात यह है कि ये जो फॉर्म मार्केट है ये क्या है, कॉम्बिनेशन है किनका, दो का। एक तो परफेक्ट कंपटीशन का, दूसरा हमारे पास किसका, मोनोपोली का। यानी कि दोनों का क्या है, ये कॉम्बिनेशन है। क्यों है वो हम डिस्कस करेंगे अभी। इसका एक फीचर जो है दोनों से मैच करते हैं, परफेक्ट कंपटीशन से भी और हमारी मोनोपोली से भी। और इसका अगला फीचर क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। अब बात देखिए भैया प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। देखो यहाँ पे मैंने आपको ये समझाया था प्रीवियस वीडियो में कि जो यहाँ पे मार्केट जो है, जो फर्म्स हैं वो प्राइस को लेके वॉर नहीं करती कभी भी, वो करती है फीचर्स को लेके वॉर। यानी कि ऐसी फर्म्स हैं जहां पे वो लोग डिफरेंट फीचर्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और उनके हिसाब से वो प्राइस चार्ज करते हैं। यानी कि वो लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ फीचर को लेकर लड़ाई करते हैं दूसरी फर्म से। मतलब आप देखो, मैंने इसमें एग्जांपल दिया था मोबाइल फोन्स का। अब मोबाइल फोन्स में बहुत सारी कंपनीज हैं और सबकी अपनी अपनी ब्रांड वैल्यू है और सबके फोन में अपने अलग अलग क्या है, कुछ ना कुछ खास फीचर्स है। जैसे एप्पल देखो, एप्पल फेमस किसके लिए, तो प्राइवेसी के लिए, दूसरा कैमरे के लिए, ठीक है। वहीं आप देखो कोई और फोन जैसे सस्ता सा सैमसंग का फोन देख लो। सैमसंग फोन किसके लिए फेमस है, एक तो कैमरे के लिए फेमस है उसकी तरह ही, एप्पल की तरह ही दूसरा। लेकिन सबके अपने अपने क्या है, कुछ दिक्कतें भी हैं। अब एप्पल के फोन में अपनी दिक्कतें क्या है कि भाई आप उससे कोई डाटा शेयर नहीं कर सकते जब तक आपके दूसरे के पास एप्पल का फोन ना हो। ना आप मूवी शेयर कर सकते, ना उसका अपना ये ब्राउजर है, ना आप उसमें सारे ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं वहीं पे सैमसंग के फोन की, अगर वहां पे उसमें इशू क्या आता है, हीटिंग इशू। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं और बहुत सारे फीचर्स हैं अलग अलग कंपनीज और अलग अलग फर्म्स के अंदर। तो पहली बात क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। यानी कि यहां पे आपको आइडेंटिकल प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, क्लोज सब्स्टिट्यूट मिलेंगे। यानी कि आपके पास जो है ऑप्शंस अवेलेबल होंगे कि आप चाहो तो इस फर्म का सामान और दूसरी फर्म से भी चीजें खरीद सकते हो। ऑलमोस्ट फीचर सेम मिलेंगे, कुछ फीचर्स जो हैं वो बिल्कुल अलग मिलेंगे आपको। तो ये बात आ गई यहाँ से। और वहीं देखो, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं इसका क्या नाम, परफेक्ट कंपटीशन का। हम सब जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी फॉर्म ऑफ मार्केट थी जहां पे सारे के सारे फॉर्म्स मिलके एक सिंगल और आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल करते हैं। यानी कि सबके प्रोडक्ट एक जैसे हैं, चाहे आप ए फॉर्म से लो, चाहे बी फॉर्म से लो, चाहे सी फॉर्म से लो, चाहे डी फॉर्म से लो, सबके प्रोडक्ट आपको क्या मिलेंगे, डिटो कॉपी मिलेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम, बिना किसी डिफरेंस के। तो फर्म्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन सेल डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स विच आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। तो ये जो है ऐसे प्रोडक्ट को सेल करती हैं जो क्या है, एक तो क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं लेकिन उनके बीच में डिफरेंस होता है। क्लोज सब्स्टिट्यूट्स प्रोडक्ट्स, अब देखो क्लोज सब्स्टिट्यूट मतलब क्या है, यहाँ पे आर दोज प्रोडक्ट्स हु यूजेस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। मतलब जिनको प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी अलग अलग है, साथ साथ उनके यूजेस भी अलग अलग हैं, इसके अलावा उनके प्राइसेस भी अलग अलग हैं। मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं पर थोड़े से अलग होते हैं उनके फीचर्स के बेस पे। यानी कि किसी ने अगर मार्केट में वैल्यू बना ली, वहीं आप देखो एप्पल का कोई सा फोन आप कंपेयर कर लो, एप्पल का कोई भी फोन जो है वो कितना महंगा आता है। वैसे मुझे उस चीज में कुछ खास लगता नहीं है कैमरे के अलावा और प्राइवेसी के अलावा, लेकिन फिर भी देखो उसकी ब्रांड वैल्यू इतनी है कि वो जो है वो इतने महंगे प्राइस में सेल होता है। मतलब 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ऐसे महंगे महंगे फोन आते हैं। तो उसने सिर्फ किसको कवर कर रखा है, रिच सेक्टर्स को। यानी कि ऐसे लोगों को जो इतने महंगे महंगे फोन को अफोर्ड कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ रिच पीपल्स के यहाँ से कस्टमर शेयर के अंदर आते हैं। लेकिन वहीं अगर आप देखो सैमसंग को, सैमसंग दोनों के लिए फोन बनाता है, मतलब गरीबों के लिए भी और अमीरों के लिए भी। अब गरीबों में क्या है, आप कोई नकली सीरीज ले लो, ए सीरीज, एम सीरीज, उसे कोई भी ले पाएगा। लेकिन अगर आप देखो एस सीरीज के फोन या फिर जो उसका जेड फोल्ड सीरीज है शायद उसकी, ठीक है, वो काफी कॉस्टली पड़ जाती है। तो ऐसी कंपनी भी है जिसने हर एक पूरे मार्केट को
कवर कर रखा है अपने प्राइस रेंज के हिसाब से। इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, दीज प्रोडक्ट्स कैन बी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन, स्टाइल, पैकेजिंग, कलर। तो ये डिफरेंट कैसे हो सकते हैं, एक तो प्रेजेंटेशन को लेके, दूसरा स्टाइल को लेके डिफरेंट हो सकते हैं, पैकेजिंग मतलब जो पैक करने का तरीका है वो भी क्या हो सकता है, काफी अलग हो सकता है, कलर को लेके भाई कुछ यूनिक कलर बना लिया, कुछ अलग वेरिएंट ले आए उस चीज को लेके, एंड ब्रांडिंग यानी कि भाई वो एडवर्टीजमेंट वगैरह, ब्रांड वगैरह कैसे प्रमोट करते हैं, उन सब चीजों को लेके। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर, वो आता है हमारे पास सेलिंग कॉस्ट। अब बात है भैया ये सेलिंग कॉस्ट क्या होती है, हमने प्रोडक्शन कॉस्ट सुना है, प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि बनाने में कितना खर्चा आ रहा है। अब ये सेलिंग कॉस्ट होता है एक्स्ट्रा खर्चा, इसको हम बोलते हैं एडवर्टीजमेंट का खर्चा। यानी कि जब कोई भी जो फर्म्स हैं, अब हमें कैसा लगेगा कि इसने फोन के अंदर ये फीचर डाल रखे हैं, जब तक वो उसको एडवर्टाइज नहीं करती तो वो लोग बड़े बड़े एक्टर्स को हायर करते हैं, ठीक है, बड़े बड़े एक्टर्स हायर किए जाते हैं सिर्फ इस चीज के लिए कि वो उनकी ब्रांड को प्रमोट करेंगे, उनके फोन्स को प्रमोट करेंगे, ठीक है। फिर जो भी फर्म्स हैं, जैसे गाड़ियों को ही देख लो, अब गाड़ियों के लिए बड़े बड़े एक्टर हायर किए जाते हैं प्रमोट करने के लिए, ठीक है, पर गाड़ियों वाली जो फर्म है वो हमारी ओलिगोपोली के अंदर आती है, वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का पार्ट यहाँ पे नहीं है। तो जो फर्म्स हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर, वो अपने फीचर्स को शो करने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को हायर करते हैं। तो इनकर सेलिंग कॉस्ट बिसाइड प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, सेलिंग कॉस्ट भी इसके ऊपर लगती है इन फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग यानी कि एडवर्टीजमेंट में, दूसरा डीलरशिप करने में, और फॉर एडॉप्टेशन ऑफ अदर मार्केट स्ट्रेटेजीज, और दूसरी मार्केट की स्ट्रेटेजीज लेने में। यानी कि ये लोग अलग अलग फोन की फीचर्स को देख के वैसा ही फोन बनाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। मैंने बोला ना, ये लोग मेन डील किसके करते हैं, फीचर्स के वॉर के साथ, यानी कि लोग फीचर्स को लड़ाई करते हैं आपस में, कौन कितने बेहतर से बेहतर फीचर दे सकता है कम से कम प्राइस पे। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, बोथ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड सेलिंग कॉस्ट गिव अ पर्टिकुलर फर्म सम डिग्री ऑफ मोनोपोली। तो देखो जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, अब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर मान लो किसी फोन की कंपनी ने कोई यूनिक प्रोडक्ट बना लिया, यानी कि कुछ नई इनोवेशंस कर ली, कुछ नई फीचर्स डाल दिए फोन के अंदर, और डालने की कोशिश करते हैं रहते हैं वो हमेशा कुछ बेहतर, यानी कि कुछ बढ़िया कैमरे वगैरह डालने के, ठीक है, बैटरी की जो कैपेसिटी है वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं, या फिर और भी एडिशनल फीचर डालने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी मोनोपोली बन सके मार्केट के अंदर। मतलब एक तरह से काम करता है मोनोपोली की तरह कि सपोज करो किसी फोन ने चीप से चीप रेट में सबसे बेहतरीन फीचर डाल रखे हैं, तो लोग क्या करेंगे, उस फोन की डिमांड को इंक्रीज कर देंगे। वही सेम चीज यहाँ पे है। तो जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है और जो सेलिंग कॉस्ट है, अब सेलिंग कॉस्ट क्या है, मैंने को बताई एडवर्टीजमेंट पे जो कॉस्ट आती है मेन, हम उसे मान के चलते हैं। तो अगर मैं एडवर्टीजमेंट कॉस्ट की बात करूं तो इस तरीके से लोग अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं, लेकिन क्या सब फर्म्स के बस की होता है प्रमोशन करना? नहीं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके पास अच्छा रिवेन्यू सोर्स है वही तो लगा पाएंगे बड़े बड़े सेलिब्रिटी से पैसा। जो छोटी छोटी कंपनीज है मोबाइल फोन्स की, वो कभी भी सेलिब्रिटी से प्रमोशन नहीं करवा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हाई प्राइस चार्ज करते हैं। तो इस चीज की वजह से तो सेलिंग कॉस्ट और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इन दोनों के बेस पे कहीं ना कहीं वो मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद क्या आता है, तो पर्टिकुलर फर्म सम डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर। तो इस तरीके से उनके पास क्या आती है, कुछ लेवल की मोनोपोली पावर आ जाती है इन मार्केट टू कॉम्पीट अदर फर्म्स, ताकि वो दूसरी फर्म से कॉम्पीट कर सके। तो ये हमारे हो गए 3 फीचर। अब आगे हमारे पास क्या है, फोर्थ फीचर में देयर आर फ्री एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। अब बात ये फ्री एंट्री और एग्जिट का मतलब क्या होता है, देखो जब मर्जी कोई भी फर्म आ सकती है और जब मर्जी कोई भी फर्म मार्केट छोड़ के जा सकती है, यानी कि इंडस्ट्री छोड़ के जा सकती है। इसे हम क्या बोलते हैं, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। इसका मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे मान लो मैं ऑफलाइन ट्यूटर हूं। अब ये मार्केट कैसी है, यहाँ पे कोई भी नया टीचर एंटर कर सकता है। चाहिए क्या, बस स्किल्स चाहिए, और अगर उसके पास स्किल्स होंगी तो वो मार्केट में टिकेगा, स्किल्स नहीं होंगी तो मार्केट से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या चाहिए मेरे पास यहाँ पे, तो भाई कोई भी यहाँ पे एंटर कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं लगा रखी कि ये पढ़ाएगा ये नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे फ्री एंट्री और एग्जिट है। आप आ सकते हो जब आपका मन ना करे, और मतलब आपका पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, आपकी इच्छा खत्म हो चुकी है पढ़ाने की, ठीक है, या फिर आपके पास स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, आप छोड़ना चाहते हो, जा सकते हो। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। ऐसे ही अगर मोबाइल फोन की कंपनी में देखूं तो यहाँ पे कोई भी फर्म एंटर कर सकती है प्रॉफिट मोटिव से, और अगर वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रही, यानी कि लॉस में है काफी टाइम तक, तो मार्केट से एग्जिट भी कर सकती है। फिफ्थ पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, अब बात है फ्री एंट्री होती क्यों है, मैं आपको समझाता हूं।
फ्री एंट्री होती है प्रॉफिट्स को देख के। सपोज करो पहले कुछ ही फर्म्स थी, किसी सेक्टर के अंदर, किसी इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ कुछ ही फर्म्स हैं, और जब कुछ ही फर्म्स है तो उन्हें क्या दिखता है कि जो भी फर्म्स है, सपोज करो 4 फर्म है ABCD, ये चारों फर्म अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। फिर नए बिजनेसमैन ना वहां पे एंटर करने की कोशिश करते हैं, क्यों ना हम भी इन प्रॉफिट शेयर में अपना हिस्सा बना पाए। फिर जब वो है ना, मतलब उस टाइम पर चारों फर्म क्या कमा रहे होते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि हायर प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। फिर कुछ नई फर्म्स एंटर करती हैं तो उनका मार्केट शेयर डिस्टर्ब होता है एग्जिस्टिंग फर्म्स का। जब मार्केट शेयर डिफरेंस, मतलब मार्केट शेयर में डिफरेंस आएगा तो होगा क्या, अब जो पैसा है वो बहुत से लोगों में बटेगा, तो अब जो प्रॉफिट है वो एबनॉर्मल नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट। और जब और ज्यादा फर्म्स एंटर करेंगी तो कुछ लोगों को लॉस भी होगा, क्योंकि मार्केट में इतनी डिमांड है ही नहीं जितनी आप सप्लाई करना चाहते हो, तो क्या होगा, लॉस की वजह से कुछ फर्म्स मार्केट से बाहर भी हो जाएंगी। इस तरीके से सिस्टम काम करता है। अब हमारे पास अगला पॉइंट क्या है, ठीक है, प्राइस एंड नॉन प्राइस कंपटीशन। पहले यहां तक उतार लो, फिर देखते हैं इससे आगे। तो चलो फिर अब हम आगे देखते हैं। तो मैं बात किसी कर रहा हूं, प्राइस एंड अब नॉन प्राइस कंपटीशन के बारे में, यानी कि प्राइस और नॉन प्राइस कंपटीशन क्या है। तो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म है, मतलब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इंडस्ट्री है, इसके अंदर जो फर्म है वो प्राइस को लेके भी लड़ते हैं और नॉन प्राइस कंपटीशन भी करते हैं। कैसे करते हैं वो समझते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आर टू बी इंडल्जिंग इन बोथ प्राइस एंड नॉन प्राइस कंपटीशन। प्राइस कंपटीशन टेक्स फॉर्म ऑफ प्राइस कटिंग। अब प्राइस कंपटीशन कैसे करते हैं, ये लोगों ने सपोज करो प्राइस कट कर दिया। अब प्राइस कट करने का मतलब क्या है, आपने डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया और ऑफरिंग डिस्काउंट्स। वाइल नॉन प्राइस कंपटीशन मतलब कोई भी फर्म आई, उसने सपोज करो कुछ ऑफर्स दे दिए, कुछ प्राइस जो है वो कट कर दिए, डिस्काउंट दे दिया किनको, बायर्स को। तो इस तरीके से जो है वो जो है अपनी सेल्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सारी क्या होती है, स्ट्रेटजीज, ताकि हम सेल्स को बढ़ा सके एक कंपनी की। और ऑफरिंग डिस्काउंट्स। वाइल नॉन प्राइस कंपटीशन में क्या आएगा, कैन टेक फॉर्म ऑफ अट्रैक्टिंग कस्टमर्स, ऑफरिंग गिफ्ट्स। ठीक है, आप गिफ्ट ऑफर कर दो कस्टमर्स को, बाय वन गेट वन ऑफर, बाय वन गेट वन ऑफर लगा दिया। लेकिन दिक्कत क्या है, इनसे कस्टमर अट्रैक्टिव होता है, उन्हें ये नहीं पता होता कि वो कॉस्ट ऑलरेडी कवर की जा चुकी है। सपोज करो आपने देखा वो बहुत सारी शॉप है, उसमें क्या देखो बाय वन गेट 5, बाय वन गेट 10, और फिर वो बाय वन देखने आता है ना, बाय वन है भाई 20,000 रुपए का, बाय वन है 15,000 रुपए का। मैं समझ गया भाई, वो 10 की 10 जीन्स, 10 की 10 कपड़े, उन सबकी जो कॉस्ट है उन लोगों ने एक में इंक्लूड कर ली है। कोई भी जो है इतना बड़ा पागल नहीं होता कि भाई वो प्रॉफिट की बजाय लॉस में बेचा अपने प्रोडक्ट को, खासकर जब पेरिशेबल गुड्स ना हो तो। अब जिनको ये नहीं पता पेरिशेबल गुड्स कौन से होते हैं, भाई वो गुड्स होते हैं जो सड़ जाते हैं बहुत जल्दी, तो ऐसे गुड्स को तो सस्ते में बेचेगा भी। अब कपड़े जो भाई नहीं सड़ रही, उन्हें कौन नुकसान में बेचना पसंद करेगा जब तक मजबूरी ना हो। ठीक है, तो वही सेम चीज यहाँ पे है। तो वो लोग हमेशा अपने प्रॉफिट कवर करने की कोशिश करते हैं। ऐसा हमने देखा होगा ना कि कभी कभी गलियों में जो है वो हमारे वेंडर्स आते हैं और हमारी मम्मियाँ भाई बार्गेनिंग करने में एक्सपर्ट होती हैं। वो क्या बोलते हैं, भाई जो हमारी जो ये कपड़े हैं या फिर जो चद्दर है ये 1700 की है, 1800 की है, 2000 की है, मुझे बोलती है सीधा 300 में देना दो, उससे नीचे तो बात ही नहीं चलती। मतलब अलग ही लेवल का डिस्काउंट चल रहा है। सोच के देख लो आप, आपको किसी ने प्राइस बोल रहा है कितना 2000 रुपये, आप उसे क्या बोल रहे हो कि 300 में देना तो दो वरना चले जाओ, और वो भाई 350 में मान जाता है। मैं सोचता हूँ कि वो लोग कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करके उस प्राइस को सेट करते हैं ताकि उनको नुकसान ना हो। तो वही सेम चीज यहाँ पे है। तो कैन टेक फॉर्म ऑफ अट्रैक्टिव कस्टमर्स, ऑफरिंग गिफ्ट्स, गिफ्ट ऑफर कर दिए, बाय वन गेट वन ऑफर चला दिए, गिव मोर ऑफ फ्री क्वांटिटीज, फ्री क्वांटिटी बांट दी। ठीक है, इस तरीके से। अब हमारे पास 6 पॉइंट में क्या है, देयर इज लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। कई बार क्या होता है, परफेक्ट नॉलेज नहीं होती अबाउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, किसके बारे में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, डिमांड एंड अदर मार्केट कंडीशंस। यानी कि जो हमारे प्रोड्यूसर जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो उनके लिए नुकसान वाली बात होती है। ये वाली नुकसान वाली बात क्या होती है कि उनके पास परफेक्ट नॉलेज नहीं होती चीज़ों के बारे में। ठीक है, कौन चीज़ बढ़िया है कौन सी चीज़ बेकार है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के बारे में नहीं होती परफेक्ट नॉलेज, डिमांड के बारे में नहीं होती कि डिमांड किस तरीके से है उस प्रोडक्ट की, और अदर मार्केट कंडीशंस की। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे एक फीचर है इसका। इसके बाद क्या आता है हमारे पास 7th पॉइंट। अब परफेक्ट फीचर क्यों नहीं, अब देखो फोन के अंदर मल्टीपल फीचर्स आते हैं, क्या सबको सारे फीचर पता होते हैं, नहीं पता होते। फोन अपने आपको अपडेट करता है टाइम टू टाइम। ठीक है, जिन फीचर्स को हम यूज करते हैं उन्हें उनके बारे में हमारे पास क्या होती है, प्रॉपर नॉलेज होती है। लेकिन जिनको हम यूज ही नहीं करते हैं वहां पे हमारी नॉलेज क्या हो जाती है, कम पड़ जाती है। इस तरीके से हम काम करते हैं। 7th पॉइंट में क्या हमारे पास यहाँ पे, देयर इज अब्सेंस ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स इन द मार्केट ड्यू टू लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। अब लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज हमने ऊपर ही देख लिया था, उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी मोबिलिटी होती है, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होती है, यानी कि अब्सेंट होती है। अब बात भी है मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स क्या है, हम सब जानते हैं हमें कुछ फैक्टर्स लगाने पड़ते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, और फैक्टर कौन कौन से होते हैं, मैंने काफी बार बताया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप।
ठीक है, जहां पे हम लैंड के बदले रेंट पे करते हैं, कैपिटल के बदले हम इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है, और लेबर के बदले हम वेजेस देते हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले हम क्या देते हैं, प्रॉफिट देते हैं। तो ये हमारे क्या है, 4 फैक्टर प्रोडक्शन। अब मोबिलिटी का ना होना इसका मतलब क्या है कि आप जो है उस फैक्टर प्रोडक्शन को एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते। अब जैसे आपको पता है मोबाइल का नाम मोबाइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि मूवेबल होता है, आप इसे जहां मर्जी वहां लेके जा सकते हो, कैरी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे फैक्टर प्रोडक्शन क्या है, ई मोबाइल है, मतलब हम इसे जहां मर्जी नहीं लेके जा सकते। अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, तो ये हमारा क्या है, एक ये फीचर है, ये 2 इंपॉर्टेंट फीचर है। एक हमारे पास क्या आया, लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, और लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज की वजह से यहाँ पे क्या आता है, अब्सेंस ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। इसके बाद हमारे पास जो अगला पॉइंट आता है वो क्या आता है, एवरेज एंड मार्जिनल रिवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब कहीं को यही नहीं पता होगा रिवेन्यू होता क्या है। देखो रिवेन्यू का सिंपल सा मतलब क्या होता है, एक बिजनेस के अंदर कितना पैसा आ रहा है उसकी गुड्स और उसकी सर्विसेज को बेच के। सपोज करो, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक ठेले वाला है, उसके पास जो है वो 100 किलो सेब रखे हुए हैं, 100 किलो सेब रखे हैं, और वो 1 किलो सेब बेच रहा है 100 रुपये में। तो जब वो 100 के 100 किलो सेब बेच देगा, कितना पैसा आएगा उसके पास आएगा 10,000 रुपये। 100 × 100 कितना होता है, 10,000। तो ये उसका क्या हो गया, प्रॉफिट नहीं भाई, ये हो गया उसका रिवेन्यू। यानी कि जब वो अपनी सारे गुड्स को बेच देगा एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे, चाहे वो प्राइस लेवल चेंज भी हो सकती है, तो सारा पैसा जो है उसे हम क्या बोलते हैं, रिवेन्यू बोलते हैं, कभी प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है, अब बात है कि भैया ये रिवेन्यू तो आ गया 10,000 रुपये। अब ये बात आती है कि भैया प्रॉफिट क्या होता है। देखो रिवेन्यू माइनस कॉस्ट हमेशा क्या आती है, प्रॉफिट। सपोज करो जो इसने सेब बेचा है 100 रुपये किलो, उसका जो प्राइस है वो 80 रुपये किलो है, 80 रुपये किलो है। उसने खरीदा कितने में होगा, उसने 80 रुपये किलो के हिसाब से 100 किलो सेब खरीदे हैं, तो कितने में खरीदे होंगे उसने, 8,000 रुपये में। अब आप 10,000 में से 8,000 माइनस कर दो, कितना बच गया, 2,000 रुपये। ये उसका प्रॉफिट है, इसी को बोलते हैं रिवेन्यू। तो रिवेन्यू हमारे पास क्या आता है कि कितना पैसा हमारे पास आया, उसमें से जो पैसा हम खर्च कर चुके हैं पहले ही, उसको हटा के तो हमारे पास क्या बचता है, प्रॉफिट बचता है। अब आगे समझते हैं यहाँ पे, तो एवरेज एंड मार्जिनल रिवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो ये हमारे पे 2 कर्व है, एक AR एक MR। अब पता है एवरेज और मार्जिनल कितना है, सुनो, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल रिवेन्यू। अब जरूरी नहीं ना कि वो हर सेब को 100 रुपये किलो के हिसाब से बेचेगा। मान लो दिख रहा है कोई कंज्यूमर अमीर आया हुआ है, ठीक है, वो 100 की जगह 120 भी पे करेगा, भाई उसके कपड़ों से देख के लग रहा है कि वो अमीर आदमी है, वो 100 की 120 ही पे करेगा, तो वो अगली 1 किलो वाली क्वांटिटी फिर 2 किलो वाला क्वांटिटी वो 120 ही बेचेगा। अब उसे लग रहा है कि भाई जो सेब है वो सड़ चुके हैं कुछ, ठीक है, तो उसे हो सकता है 100 की वजह 80 में ही बेचने पड़ जाए, तो सिर्फ वो कॉस्ट में निकालने की कोशिश करेगा, जितने मैंने खरीदा है उस पर ही निकल जाए। इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू, कि एडिशनल यूनिट सेल करने पे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशंस पे। इसके बाद हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, एवरेज। एवरेज रिवेन्यू क्या है कि भाई आपने जो बेचा है प्रोडक्ट, ठीक है, उस पे एवरेज रिवेन्यू कितना आ रहा है। सपोज करो 10,000 रुपये कलेक्ट हुए, अब 10,000 रुपये कलेक्ट हुए 100 किलो बेचने पे, तो कितने का था एवरेज, हमने एवरेजली बेचा है 100 रुपये किलो के प्राइस पे। हो सकता है अगर मान लो 9,000 रुपये आते कलेक्ट हो गए और हमने कितने बेचे हैं, 100 kg बेचे हैं, तो अब की बार सिर्फ हमने कितना क्या बेचा, एवरेज 90 रुपये का, यानी कि 90 रुपये पर केजी क्या है, एवरेज प्राइस। यानी कि एवरेज प्राइस का मतलब, एवरेज रिवेन्यू का मतलब क्या होता है, पर यूनिट रिवेन्यू कितना आ रहा है, यानी कि 1 किलो सेल करने पे कितना रिवेन्यू आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, एवरेज रिवेन्यू। अब हमारे 2 कर्व हैं, ये वाला जो कर्व है किसका है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। ये एवरेज रिवेन्यू, ये मार्जिनल रिवेन्यू। यहां जाने का मार्जिनल रिवेन्यू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, यहां प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी आएगी। तो इस केस में हमारा क्या होता है, ED ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब ED हमारा क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। काफी बार बहुत सी सीरीज में करवा चुका हूं इलास्टिसिटी नामक कंसेप्ट, और आपने पहले भी पढ़ा होगा ये। इस केस में ED क्या होता है, लेस देन 1। देखो अगर मैं सिंपल से यहाँ से समझाना चाहूँ ना, ED का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, मतलब परसेंटेज चेंज इन डेल्टा Q अपॉन परसेंटेज चेंज इन डेल्टा P। ED ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है कि यहां पे जो है वो चेंज ज्यादा आ रहा है, यहां पे चेंज कम आ रहा है, यानी कि प्राइस में कम चेंज आने की वजह से क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आ रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ED ग्रेटर देन 1। क्योंकि ध्यान रखना, फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी कब आएगी, जब न्यूमरेटर क्या हो, बड़ा हो, और डिनोमिनेटर क्या हो, छोटा हो, ठीक है। सपोज करो ये 5 है, ये 4 है, तभी तो आंसर आएगा भाई, यहां से कट के जो भी आएगा 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 1.25 आएगा, ठीक है, तो ये आ गया। तो वही सेम चीज यहां पे है। इसका मतलब कि जब भी हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बात करेंगे और यहाँ पे प्राइस में थोड़ा बहुत भी चेंज डिमांड को, यानी कि क्वांटिटी डिमांड को ज्यादा इफेक्ट करता है। और क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास ऑप्शंस हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारे सेलर हैं। आप अगर आपको ए से नहीं खरीदना, बी पे चले जाओ, आपको सैमसंग का फोन नहीं चाहिए, एप्पल पे चले जाओ, माइक्रोमैक्स पे चले जाओ, वीवो पे चले जाओ, ओप्पो पे चले जाओ, बहुत सारी कंपनीज है सेम ऐप पे। अब आते हैं मोनोपोली में ED लेस देन 1 क्यों है। ED लेस देन 1 कब होगा, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी
कम हो और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज़्यादा हो, यानी कि प्राइस में चेंज ज़्यादा आ रहा है पर क्वांटिटी में कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि भाई मोनोपोली है पे फर्म की, जिन लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज खरीदनी होगी उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, चाहे प्राइस कितना ही हो वो वहीं से ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पे प्राइस की वजह से क्वांटिटी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और यही एक कारण है कि जो मोनोपोली फर्म होती है वो हमेशा हायर प्राइस चार्ज करती है एज कंपेयर टू मोनोपोलिस्टिक। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि मेरे अलावा मार्केट में कोई है ही नहीं, तो अगर किसी को भी इस टाइप के गुड्स या इस टाइप की सर्विस खरीदनी है तो सिर्फ हम ही प्रोवाइड कर सकते हैं, इसलिए वो हायर प्राइस चार्ज करते हैं और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि एबनॉर्मल प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जहां हमने बात करी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर्स के बारे में और लास्ट में हमने समझा एक छोटा सा टॉपिक। उम्मीद है आपको यहाँ तक का सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रह जाए, कोई भी क्वेरी रह जाए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहां हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों को शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।